चाहे इसको हम कितना भी फाड़ दे, ये पेज ही रहेगा। वीडियो बना रहे तुम्हारे लिए, हम पंखा बंद किए हैं, इतना पसीना हो रहा है, देखो पास से देखो, हो रहा है ना। एक वीडियो को लाइक करने में क्या ही जाता है तुम्हारा। अगर इसको हम फाड़ देते हैं तो ये पेज ही है, कुछ और नहीं बन गया है। चैनल जो है वो सब पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चों के बारे में नहीं सोच रहे। यूट्यूब पे वन शॉट सब वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन हम आपके बारे में सोच के ही आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं कि आपको सारा डीपली में हम समझाएंगे। हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे, और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी, तगड़े तरीके से चल रही होगी। हमको 2026 फोड़ना है, ठीक है। 2026 हमारा टारगेट है, हमें 2026 में एग्जाम देना है। तो देखो बच्चों, अभी न्यूली बैच स्टार्ट किए थे, जिसमें कि आपको फिजिक्स का लेक्चर प्रोवाइड हो रहा है, मैथ का लेक्चर, बायो का, यूपी बोर्ड के लिए अलग, सीबीएसई बोर्ड के लिए अलग, सब लेक्चर प्रोवाइड हो रहा है। तो आज हमारा है सीबीएसई बोर्ड के लिए क्लास 10th के लिए फर्स्ट चैप्टर। मैम ये फर्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है? आप लोग थंबनेल देखकर आए होंगे कि हाँ, हमें केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर तो यही है हमारा, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, ये चैप्टर है। अभी देखिए, आप सभी को ज्यादा चैप्टर तो पढ़ना नहीं है, आपके दिमाग पे ज्यादा बोझ नहीं डाला जा रहा है। सिर्फ 4 चैप्टर है। किसमें? केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में सिर्फ 4 चैप्टर है, जिसे हम बोल सकते हैं जनरल साइंस। जनरल साइंस हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी जो पढ़ रहे हैं वो बेसिक ही है, सारा बेसिक ही पढ़ाया जा रहा है। आगे चलोगे तो हाईएस्ट होगा। तो अभी सिर्फ इतना जानो कि आपको बहुत ही लोएस्ट तरीके से पढ़ना है। 4 ही चैप्टर पढ़ने। कितने? 4। पहला चैप्टर हमारा क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। दूसरा क्या है? एसिड बेस एंड सॉल्ट है। तीसरा क्या है हमारा? मेटल एंड नॉन मेटल है। चौथा चैप्टर क्या है हमारा? कार्बन इट्स कंपाउंड। सिर्फ 4 चैप्टर हैं आपके केमिस्ट्री में, सिर्फ 4 चैप्टर इसमें पढ़ने हैं, 5 चैप्टर आपको बायोलॉजी में पढ़ने हैं, जिसमें से कि आपको सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए हम जो है फर्स्ट चैप्टर अपलोड कर चुके हैं, जिसमें से कि आपको हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दिए। किसका मैम? फर्स्ट चैप्टर। आप तो अभी को फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रही हैं केमिस्ट्री का। बाबू फर्स्ट चैप्टर जो है ना वो हम स्टार्ट कर चुके हैं, स्टार्ट करके खत्म कर चुके हैं। कौन सा? बायो का। बायो का फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग का है, कौन सा? लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस सारा लेक्चर अपलोड हो चुका है, टोटल 7 लेक्चर में अपलोड हुआ है। तो जाकर देखिए। आप बोलेंगे मैम एक चैप्टर के लिए 7 लेक्चर? बेटा आपके लिए, आपके बारे में ही सोचकर इतने छोटे छोटे वीडियो में कन्वर्ट किए हैं, उसे फिर डाले हैं, क्योंकि आपको 1 घंटा 1.5 घंटा बैठने की आदत तो होगी नहीं, और हम चाहते भी नहीं है कि आप 1-1.5 घंटा बैठे लगातार बैठ के मोबाइल लेकर डायरेक्टली स्क्रीन पे देखते रहे, ऐसा नहीं चाहते। आप बस क्या करिए कि कुछ देर के लिए ही मोबाइल पर देखिए, 30 मिनट 40 मिनट ऐसे वीडियो अपलोड कर रहे हैं आपके लिए, कि आपको सारा कंसेप्ट क्लियर भी हो जाए, सारा आपके माइंड पे बोझ भी ना आए। तो इसीलिए सारा छोटा छोटा करके ही वीडियो अपलोड करें कि आपके दिमाग पे लोड ना पड़े, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपका पहला चैप्टर, जिसमें है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन होता क्या है मैम? तो उसको समझाने से पहले कुछ बेसिक बात हम जानना चाहते हैं कि मैम केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है। हर जगह हम पक गए हैं कि सुनते सुनते केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज होता क्या है, सब यही सब जान रहे होगे। तो अभी तक फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं इसमें। तो आज हम बेसिक से बेसिक स्टार्ट करते हैं। तो चलो हम सबसे पहला टॉपिक देख लेते हैं, हमारा फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। चलो बच्चों, अब हम देख लेते हैं कि फिजिकल चेंज क्या है एंड केमिकल चेंज, जिसमें से सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? फिजिकल चेंज के बारे में। और फिजिकल चेंज आपको बोर्ड पर यहाँ दिख भी रहा है कि मैम ने फिजिकल चेंज लिखा है। तो फिजिकल चेंज सबसे पहले ये समझो होता क्या है। फिजिकल चेंज वो होता है जो हमारे लाइफ में आमतौर पे यूज होता है, आमतौर पे होता है, जिससे फिजिकल चेंज वही होता है जिससे हम दोबारा कोई नया चीज ना बना सके, दोबारा नया चीज ना बना सके। समझ में आया? जिससे कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता हो। समझ में आया? जिससे कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता हो। जैसे मान लो हम यहाँ पे पेज लिए हैं, अगर इसको हम फाड़ देते हैं तो ये पेज ही है, कुछ और नहीं बन गया है, चावल दाल नहीं बन गया है। समझ में आया? ये हमारा पेज, ये चाहे इसको हम कितना भी फाड़ दें, ये पेज ही रहेगा। इसे अगर हम इसका जहाज भी बना देंगे, जो बनाते हो वो कागज का ही बना है, वो रियल में नहीं आ जा रहा है। समझ में आया? तो फिजिकल चेंज वही होता है जिससे कुछ भी नया प्रोड्यूस ना हो। तो चलो हम इसका डिफिनेशन भी देख लेते हैं। क्या लिखा है सबसे पहले? दोज चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। यानी कि इससे कुछ भी नया प्रोड्यूस नहीं होता है, कुछ भी नया नहीं बनता। ये क्या करता है? जैसा है वैसे ही अपने आप को बनाए रखेगा।
तो उसके बाद देख लेते हैं सेकंड पॉइंट क्या है। इन अ फिजिकल चेंज द सब्सटेंस इन्वॉल्व डू नॉट चेंज देयर आइडेंटिफाई। अगर वो आइडेंटिफाई, अभी बताएं हम आपको, अगर ये पेज है हम इसको फाड़ते हैं तो यहाँ पे पहले तो ये लिखा है नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, यहाँ पे नया सब्सटेंस क्या होगा, फॉर्म्ड नहीं होगा, या नया सब्सटेंस फॉर्म्ड नहीं होगा। फिर उसके बाद सबसे पहले तो हम ये जान गए कि कुछ भी नया फॉर्म नहीं होगा। फिर उसके बाद देखो डू नॉट चेंज देयर आइडेंटिफाई, अपना कोई भी आइडेंटिफाई वो चेंज नहीं करेगा। अगर कागज लिए हो तो कागज रहेगा। घर में क्या करते हो, लाइट बंद रहता है तो लाइट बंद है, चालू कर दी तो कुछ नया हो गया, नया नहीं हुआ, लाइट ही ऑन हुआ है, बस वहां पे क्या आ गया है, रोशनी आ गया, लाइट ही कर रहा है वो। अब समझ में आया? तो यानी कि इसका कोई आइडेंटिफाई नहीं रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा, वो अब जैसा है वैसे ही रहेगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देख लो, टीयरिंग ऑफ पेपर, फिर उसके बाद मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ये वैक्स क्या है मैम, मोमबत्ती जलाते हो, मोमबत्ती का वो जो मोम वाला पार्ट होता है वो जब गल के गिरता है तो क्या है, हमारा फिजिकल चेंज ही है। फिर उसके बाद और एग्जांपल लिख लो, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ये भी एग्जांपल हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, समझ में आया? और आप अभी सोच रहे होंगे कि मैम जब बर्फ जमाते हैं वो बर्फ से पानी बन गया तो ये तो फिजिकल चेंज नहीं है, वो अपने जैसा नहीं है। उसके लिए भी हमारे पास पॉइंट है। देखो तीसरा पॉइंट, हम जानते हैं आप सभी के दिमाग में क्या चलता है ना, सब जानते हैं। तो तीसरा पॉइंट देखो, द चेंज इन फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट, साइज एंड शेप ऑफ अ सब्सटेंस आर फिजिकल चेंज। इसमें चाहे स्टेट चेंज हो, चाहे गैसियस स्टेट में आ जाए, चाहे वो लिक्विड स्टेट में रहे, इस सबको हम फिजिकल चेंज में ही काउंट करते हैं। तो इसका भी एग्जांपल ले लो, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का मान लो ये हमारे पास क्या है, क्यूब है, क्यूब है, आइस का क्यूब है, ये हमारा क्या है, आइस है। जब ये गलेगा, अभी भी ये क्या है, सॉलिड स्टेट में है लेकिन वाटर ही है ना। जब ये गलेगा तो क्या होगा, वाटर ही रहेगा लेकिन वो लिक्विड स्टेट में रहेगा। समझ में आया? लिक्विड स्टेट में रहेगा। तो ये सब पानी ही तो है हमारा, लेकिन बस क्या चेंज हुआ है कि वो सॉलिड से लिक्विड हुआ है। तो ये सब भी हमारे फिजिकल में ही आते हैं। समझ में आया तुम्हें? ये सब फिजिकल में ही आते हैं, बस इनका स्टेट चेंज हुआ है कि हाँ वो सॉलिड से लिक्विड हो गया है, लिक्विड से क्या हो गया है, गैस हो गया, बस इसका स्टेट ही चेंज हुआ है, कुछ और नहीं हुआ है। क्या देखो, गैस में हो गया, क्या था पहले, सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, लेकिन वाटर ही है, वो पानी ही है और कुछ नहीं है वो। इसीलिए ये फिजिकल चेंज में इसको रखा गया है। ये हमारा केमिकल चेंज नहीं होता। आमतौर पे बस यही जानते हैं हम कि फिजिकल चेंज वो है जिससे कुछ भी नया प्रोडक्शन नहीं होता, जिससे कुछ भी नया नहीं बनता, जैसा था वो वैसा ही रहा। पानी लिए तो पानी ही ना बना, वो लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो, वही ना। समझ में आया तुम्हें? उससे कुछ नया फॉर्म नहीं हुआ, नया नहीं बन गया, नया नहीं बन गया। समझ में आया? कागज था, टीयरिंग ऑफ पेपर, कागज था, इतना बड़ा कागज है, इसको हम काट देते हैं, तोड़ देते हैं, सब देखो अलग अलग कर दिए, तोड़ दिए, फाड़ दिए हम, तो ये भी तो कागज है, इसे कागज ही बोलेंगे ना हम, कि कुछ और बोल देंगे? कुछ और नहीं बोलेंगे। ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि हाँ ये सोना है, ये चांदी है, ऐसा नहीं है। ये हमारा कुछ नया नहीं बनाया, लेकिन वो अपने अपने साइज से छोटा हो गया। जैसा था, उस पेपर इतना बड़ा था, उसको फाड़ी तो क्या हो गया, वो छोटे छोटे पार्ट में हो गया। तो बस यही है। और फिजिकल चेंज बस इतना याद रखो, कुछ मत याद रखो, बस इतना जानो कि इससे जिससे हमारा कुछ भी नया नहीं बनता है, जैसा है वो वैसा ही रहेगा, तो वो हमारा कहलाता है फिजिकल चेंज। समझ में आ गया? अब चलो हम चलते हैं ये केमिकल चेंज पे। ये केमिकल चेंज क्या है? केमिकल चेंज, अगर ये आपको समझ में आ गया होगा तो इस सब को छोड़कर जितना भी होगा जिससे नया सब्सटेंस बनता होगा, अगर हम मान लो अगर हम कागज लिए, उसको हम जला देंगे,
क्या करेंगे, अब जला देंगे। तो अब देखो वो उसको कागज नहीं बोलेंगे, क्या बोलते हैं, राख बोलते हैं बच्चों। राख ब्लैक कलर का जो बचता है, कागज को जब जलाओगे तो क्या बनेगा, काला कलर का पाउडर बन जाएगा, जिसे हम राख बोलते हैं। तो देखो वो चेंज हुआ, वो कागज अब नहीं रहा, अब उसे राख बोल रहे हैं। तो ये सब हमारे आते हैं किसमें, किसमें आते हैं, केमिकल चेंज में। तो अब चलो केमिकल चेंज भी देख लेते हैं। आपको फिजिकल चेंज समझ में आ गया होगा तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, क्योंकि बेसिक बात है, समझ में आए। तब चलो केमिकल चेंज पे चलते हैं, इसे नोट डाउन कर लो। अब देखो बेटा हम केमिकल चेंज पढ़ लेते हैं, ये केमिकल चेंज होता क्या है। अभी हम थोड़ा सा आपको बता दिए, फिजिकल चेंज जब बता रहे थे तो हम आपको बता दिए कि हमारा केमिकल चेंज क्या होता है, आपको थोड़ा माइंड मैप मिल गया होगा। अब चलो देख लेते हैं इसका डिफिनेशन क्या है। तो देखो केमिकल चेंज क्या है, those change in which new substance, क्या बनता है बेटा, न्यू सब्सटेंस बनता है, आर फॉर्म आर कॉल्ड केमिकल चेंज। इसमें हमारा न्यू सब्सटेंस बनता है। अब देखो कागज को जलाएं तो कागज को जलाने के बाद वो तो पहले पेज था, फिर जलाए तो वो राख हो गया, तो नया सब्सटेंस बना ना, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, इन अ केमिकल चेंज द सब्सटेंस इन्वॉल्व चेंज देयर आइडेंटिफाई, उसका आइडेंटिफाई ही चेंज हो जाता है। वो कागज से अब क्या बन चुका है, राख बन चुका है। समझ में आया, कागज से क्या बन गया, अब राख बन चुका, ये चीज याद रखना। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, द गेट कन्वर्ट इनटू इंटायरली न्यू सब्सटेंस। अब क्या फॉर्म होता है, नया सब्सटेंस हमारा बनता है। अब ऐसा थोड़ी है कि हम पीछे दोबारा उसको बना सकते हैं, जला हुआ राख से हम कागज बना दे, ऐसा नहीं होता कभी भी। जैसे मान लो दूध को हम दही बना दिए, अब दही को दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते, तो ये भी हमारा केमिकल चेंज का ही एग्जाम्पल होगा। तो एग्जाम्पल चलो देख लेते हैं, बर्निंग पेपर। बर्निंग पेपर मतलब कागज को जलाए तो राख बन गया, समझ में आया। फिर दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है, मान लो यहाँ पे हमारा क्या है, कैंडल, ये क्या है, फायर, जला, ये आग जला, तो ये किसके प्रेजेंस में आके जला, जब एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन मिला तभी तो जल रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये जल रहा है, तो यहाँ पे भी केमिकल चेंज ही हो रहा है, बर्निंग ऑफ कैंडल। रस्ट, रस्ट क्या है, जैसे मुर्चा लग जाना किसी चीज पे, जैसे लोहे पे, कॉपर पे, ये सब पे मुर्चा लगता है ना, ठीक है। फिर क्या है, कंबशन है, रिस्पायरेशन, सांस जो लेते हो वो रिस्पायरेशन भी है, डाइजेशन भी है, फोटोसिंथेसिस भी है। तो ये सब केमिकल चेंज हो रहा है इसमें। तो आपको बेटा केमिकल चेंज भी समझ में आ गया होगा, फिजिकल चेंज भी समझ में आ गया होगा। अब चलो बेटा हम समझ लेते हैं कि अपना टॉपिक, जो हमारा चैप्टर का नाम है क्या, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है, इसे समझ लेते हैं। अब तो इसे जल्दी से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। अब देखो बेटा आप फिजिकल चेंज भी जान चुके और केमिकल चेंज भी जान चुके, लेकिन हमारा चैप्टर क्या है, केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन। चैप्टर का नाम तो यही है, तो हमें सबसे पहले चैप्टर के बारे में समझना पड़ेगा कि भाई ये चैप्टर है क्या, पूरे चैप्टर का नाम यही क्यों पड़ा, कुछ और भी पढ़ सकता था। तो सबसे पहले हम चैप्टर के बारे में जानेंगे, चैप्टर का नाम इस तरह क्यों पड़ा, इसमें क्या पढ़ना है, हमें जो पढ़ना होगा उसी के बेस पे ये नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले आप देख लेते हैं ये केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन नाम सुन के लग रहा होगा कुछ रिएक्ट हो रहा होगा, कुछ मिल रहा होगा, कुछ नया सब्सटेंस बन रहा होगा। तो हमारा सबसे पहला केमिकल रिएक्शन डिफिनेशन देखो, अ केमिकल रिएक्शन is a process that occur when two or more molecule interact or form a new product। वन और टू मॉलिक्यूल लेकर हम क्या करते हैं, इंटरेक्ट कराते हैं। ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है, एक एलिमेंट हुआ। फिर उसके बाद ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं। अब बताओ ये दोनों क्या है, अलग अलग है ना, हाइड्रोजन गैस अलग है, ऑक्सीजन गैस अलग है। देखो दोनों क्या है, गैस है, गैस है। लेकिन जब ये इंटरेक्ट करेगा तो बनाएगा क्या, H2O बनाएगा, जो कि हमारा है वाटर, वाटर है। ये हमारा क्या बन गया, लिक्विड स्टेट में आ गया। तो तुम बेटा इतना जानना, इतना याद रखना कि कभी भी दो सब्सटेंस मिलकर टू और मोर मॉलिक्यूल मिलकर इंटरेक्ट होकर एक न्यू कंपाउंड फॉर्म बनाते हैं, नया जनरेट करते हैं, जो कि वाटर हमारा बना। ये रिएक्शन याद रखना, क्या है हमारा H2 प्लस O2 रिएक्ट कराते हैं तो हमारा वाटर बनता है। अब बताओ बेटा ये हमारा फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है। आप तो मैम हमें बताई हुई है कि जो नया फॉर्म होता है तो केमिकल चेंज होता है। तो सही बेटा केमिकल चेंज ही होगा हमारा, क्योंकि ये हमारा जैसा था उसके अगेंस्ट बना है, ये दोनों
गैस स्टेट में था, लेकिन ये बना क्या, लिक्विड। दो हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस थे, दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, लेकिन बना क्या हमारा वाटर, दोनों मिलकर एक नया सब्सटेंस बना दिए, प्रोडक्ट कर दिए। तो यही हमारा होता है केमिकल रिएक्शन, और ये हमारा किसको बता रहा है, ये हमारे केमिकल चेंज को बता रहा है। तो आशा करते हैं तुम्हें ये समझ में आ गया। अब चलो देखते हैं कि ये केमिकल इक्वेशन क्या होता है। चैप्टर का हेडिंग जो था केमिकल रिएक्शन, तो पहला केमिकल रिएक्शन आपको बता दिए, दूसरा क्या है केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन समझ लेते हैं। केमिकल इक्वेशन वो होता है, जैसे मैथ में सुने हो ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, ये पूरा दे देता है। यानी कि इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों दे दिया होता है। मैम ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है, मुझे समझ में नहीं आया, तो सब बताएंगे बेटा, चिंता मत करो। तो देखो ये सबसे पहले क्या होता है, ये रिप्रेजेंटिवली सब, ये जो हम ये लिखकर ये बनाए ना, यहाँ पे पूरा लिखकर दे दिया जाता है। तुम्हें रिएक्टेंट भी दे देगा, प्रोडक्ट भी दे देगा, सब दे देगा। तो डिफिनेशन देखो, symbolic representation of chemical reaction that involve the use for formula and symbol। यहाँ पे formula and symbol का पहले से ही रिप्रेजेंटली यूज करके पूरा इक्वेशन दे देता है। इट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। यही क्या कहलाता है हमारा केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे क्या होता है, जैसे A प्लस B, रिएक्टेड एरो AB, यही मिलकर बनेगा। ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव पूरा दे दिया होता है, रिएक्टेंट भी दे देगा, प्रोडक्ट भी दे देता है, इसमें कुछ बनाना नहीं होता। लेकिन केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि ये रिएक्टेंट देता है, प्रोडक्ट हमें बनाना पड़ता है खुद से, चाहे वो प्रोडक्ट दे तो रिएक्टेंट बनाना पड़े, लेकिन केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंटेटिव सब दे देता है। तो देखो इधर वाले साइड को हम बोलते हैं रिएक्टेंट बोलते हैं। जो ए बी दिया है, एरो के इधर वाले जितने भी होंगे सारे रिएक्टेंट, एरो के बाद वाला होगा वो प्रोडक्ट, और ये हमारा क्या है, एरो है, किसका, रिएक्टेड एरो। ये हमारा रिएक्टेड एरो है। इतना बेटा याद रखना, एरो के इधर वाला हमारा रिएक्टेंट होता है, एरो के इधर वाला प्रोडक्ट होता है। एरो जो दिया गया है बीच में उसको रिएक्टेड एरो बोलते हैं। यही हमारा रिएक्शन को डिनोट करता है, बताता है। और ये हमारा पूरा फुल्ली रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों दे दिया होता है। तो उससे समझ जाना बेटा कि वो क्या है, हमारा केमिकल इक्वेशन है। और जब ये दोनों दिया रहे, इससे बनाना हो चाहे ये है इसे बनाना हो, तो ये हमारा देता है केमिकल रिएक्शन। तो आपको अभी केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन दोनों समझ में आ गया होगा। अब चलो बेटा हम समझाते हैं कि ये रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट होता क्या है। अब देखो हम देख लेते हैं ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है। रिएक्टेंट वो होता है जो हमारे केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, समझ में है, पार्टिसिपेट करता है। क्या, केमिकल रिएक्शन जब होता रहता है तो उसमें जो पार्टिसिपेट करता है तो वो हमारा क्या होता है, रिएक्टेंट। और जो उस रिएक्टेंट से मिलकर मैच होकर बनता है तो वो हमारा प्रोडक्ट होता है। समझ में आया। तो एक रिएक्शन देख लो, एक आध दो रिएक्शन हम करा देते हैं। जैसे मान लो H2 प्लस O2 ये दिया है, ये हमारा क्या होता है, रिएक्टेंट। इससे मिलकर हमारा क्या बना, H2O, H2O ये हमारा क्या बना, वाटर, जो कि क्या है हमारा प्रोडक्ट बना। हमेशा याद रखना, एरो के इधर वाले रिएक्टेंट होते हैं, एरो के उधर वाले प्रोडक्ट होते हैं। एक एग्जांपल समझ में आ गया। दूसरा समझो, Mg प्लस O2 रिएक्टेड एरो MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये इधर वाला, ये दोनों हमारे क्या होते हैं, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के उधर वाला ये हमारा प्रोडक्ट होता है। समझ में आया। और ये हमारा रिएक्टेड एरो बोलो या फिर रिएक्शन एरो बोलो। ये बेटा तुम्हें समझ में आ गया होगा कि रिएक्टेंट किसे बोलते हैं और प्रोडक्ट किसे बोलते हैं। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो तो आगे बढ़ा दे। चलो ठीक है, इतना छोटा सा कंसेप्ट है, आपको तो समझ में आ गया होगा। अपने दिमाग का थोड़ा यूज करिए, ऐसे नहीं कि पूरा खाली करके रखें, थोड़ा यूज करो। हम मेहनत कर रहे हैं, तुम भी मेहनत करो, अपना एफर्ट डालो और मेहनत से पढ़ो। अभी तक हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का खत्म कर चुके हैं। आज हमारा है केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसमें अभी हम आपको रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट तक बता चुके हैं। तो धीरे धीरे ये भी कंप्लीट हो जाएगा, धीरे धीरे सारा का चैप्टर आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बस चैप्टर पढ़ा के छोड़ दिया जाएगा, पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। पूरा जितना भी सिलेबस है आपका सारा कवर करा के ही आपको 2026 के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। आप 2026 में पेपर देने बैठेंगे तो आपको आना
तो चाहिए क्वेश्चन, तो इसीलिए यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए क्लासेस चलाई जा रही है, दोनों के लिए वीडियो अपलोड हो रहा है। तो आप बस मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए और जितना भी वीडियो आ रहा है बस कंटिन्यूअसली देखते रहिए। तो चलिए इसे जल्दी से नोट डाउन करो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखो बेटा, हम केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन दोनों पढ़ चुके हैं। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, दिख रहा होगा आपको बोर्ड पे, क्या है, हाउ डू वी नो दैट, आप जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, कैसे कैसे जब रिएक्शन करते हैं तो क्या क्या चेंज आते हैं। तो ये सब सबसे पहले हमें जानना बहुत ही जरूरी होगा। अगर मान लो हम डायरेक्टली रिएक्शन कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं किसी चीज के बारे में कि क्या क्या हो सकता है, तो बहुत महत्वपूर्ण बात यही है कि सबसे पहले जो रिएक्शन हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो क्या क्या सबसे पहले चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में समझ लो। पॉइंट यहाँ दे दिया गया है, सारे के बारे में एक एक करके आपको बताया जाएगा। तो पॉइंट देखो, सबसे पहला क्या है हमारा, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। इवोल्यूशन मतलब बाहर निकलना, इसका हिंदी बोले तो उत्सर्जन ऑफ गैस। गैस का बाहर निकलना क्या कहलाता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट एक आमतौर पे जानो कि नीचे जम जाता है। क्या नीचे जम जाता है, मैं पानी में अगर सैंड डाल दो, बालू डाल दो तो जाके नीचे बैठ जाता है। एक एग्जांपल लेके आपको समझा रहे हैं, लेकिन ये एग्जांपल में, इस एग्जांपल में नहीं आता, क्योंकि हम जब केमिकल रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, कुछ पाउडर के फॉर्म में नीचे बच जाता है, तो उसे प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो एक आमतौर पे माइंड मैप में अपने एक फ्लो चार्ट रखिएगा कि जैसे मान लीजिए पानी में हम बालू डाल दिए, मिट्टी डाल दिए, कड़ डाल दिए, सब कुछ डाल दिए उसमें, तो क्या होगा, जितने भी भारी वाले पार्टिकल होंगे वो नीचे जाके बैठ जाएंगे, पानी ऊपर आ जाएगा। तो जो नीचे जाके बैठ जाता है उसे ही प्रेसिपिटेट कहते हैं। ओके, गॉट इट। अगला क्या है, जब रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, चेंज इन कलर। रिएक्शन करते वक्त कलर भी तो चेंज होता है, 9th में भी पढ़ के आए हो, KMnO4 याद आ रहा है। तो वही हम जब केमिकल रिएक्शन करते हैं तो कुछ चेंजेस भी आते हैं, कलर में भी चेंज आता है, तो चेंज इन कलर तीसरा पॉइंट है। चौथा क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। अब जब मान लो किसी चीज का रिएक्शन कर रहे हैं तो उसमें हमें टेम्परेचर को भी देखना पड़ता है कि हाँ चेंज हो रहा है। अगर ठंडा रहेगा, दोबारा जब उसमें कुछ केमिकल मिलाओगे तो वो गर्म हो सकता है। तो ये भी उसके रिएक्शन का ही टाइप है। टू वी नो दैट कि केमिकल रिएक्शन जब करते हैं तो हमें टेम्परेचर का भी सामना करना पड़ता है, समझ में है, टेम्परेचर भी चेंज होता है। तो अगला क्या है, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट क्या है, सॉलिड से लिक्विड बनना, लिक्विड से गैस बनना। ये क्या है हमारा इन्वायरमेंट में, हमारे वातावरण में देखे होंगे, जब हम करते हैं कुछ रिएक्शन करते हैं, बर्फ को जमा के बाहर निकाल दो, वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। लिक्विड को बॉयल करो तो पानी क्या हो जाएगा, भाप के रूप में बाहर निकलेगा। तो ये भी चेंजेस आता है। तो इतने आपको चेंजेस पढ़ने हैं जो कि हम आपको बताने वाले। तो सबसे पहला एक एक करके आपको हम समझाते हैं। तो सबसे पहला क्या है, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, लिखा हुआ है हेडिंग, इसको समझ लो क्या है। गैस का मतलब गैस का निकलना, कौन सी गैस का, जब रिएक्शन करेंगे तो पता चल जाएगा। डिफिनेशन देखो, द इवोल्यूशन ऑफ गैस अकर व्हेन वी रिकॉम्बिनेशन ऑफ एटम फ्रॉम रिएक्ट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान ये दो एटम रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करके रिकम्बाइन टू फॉर्म अ गैस एज वन। ये क्या करता है, गैस को निकालता है और रिएक्ट करता है। क्या रिएक्ट करता है, क्या गैस को निकालता है, तो हम चलो रिएक्शन देख लेते हैं। देखो रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन Zn प्लस H2SO4, ये क्या है हमारा बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड है। ये हमारा क्या है, जिंक है। ये दोनों का जब रिएक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, ZnSO4 हो जाएगा। यहाँ पे ये जाके कंबाइन हो जाएगा, रिकम्बाइन हो जाएगा, लिखा हुआ है रिकम्बाइन हो जाएगा। और यहाँ से निकला क्या, प्लस H2। H2 तुम जानते हो गैस है। देखो रिएक्शन करते वक्त गैस भी निकला, तो इसे ही हम बोलते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। जब हम क्या करते हैं, Zn प्लस H2SO4 लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं और जिंक लेते हैं, दोनों को रिकम्बाइन करते हैं, तो बनता क्या है, जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। यानी हमें इसके द्वारा पता चल गया कि हाँ गैस भी हमारा निकल रहा है। तो इवोल्यूशन ऑफ अ गैस कंप्लीट हो गया। अब चलो दूसरा देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। अब हम कैसे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट कर लेते हैं, तो इसे जल्दी से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। चलते हैं अपने फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट पर। अब देखो दूसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं कि हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट क्या होता है। प्रेसिपिटेट का सबसे पहला डिफिनेशन, जानते हो कि प्रेसिपिटेट मतलब नीचे जाके जमना किसी चीज का। तो यहाँ पे कौन सा चीज जमता है ये चीज बताते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, पहला पॉइंट हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया।
फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट इज एन इनसॉल्युबल कंपाउंड, ये इनसॉल्युबल कंपाउंड होता है दैट इज फॉर्म्ड इन एन लिक्विड सोल्यूशन। ये फॉर्म कहाँ होता है? लिक्विड सोल्यूशन में, बाय मिक्सिंग सॉल्ट टुगेदर। सबसे पहले हम इसके रिएक्शन में क्या दिए? पीबी ब्रैकेट में NO3 का होल ट्वाइस प्लस KI। इसका रिएक्शन देखो, ये क्या करेगा, इससे जब रिएक्ट करेगा तो ये हमारा हो जाएगा KNO3 बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस PbI2 बनेगा, जो कि उस सोल्यूशन में यही डिपॉजिट होता है नीचे जाके येलो के फॉर्म में, येलो पाउडर फॉर्म में जाके नीचे डिपॉजिट हो जाता है। किसमें? हमारे ट्यूब में, जिसमें तुम रिएक्शन कर रहे हो उसमें क्या होगा? येलो कलर का प्रेसिपिटेट नीचे जाके बैठ जाता है। इसे ही बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये रिएक्शन याद रखना। अगला क्या है? तीसरा, चेंज इन कलर। अब चेंज हो रहा होगा, नाम सुन के लग रहा है कि हाँ चेंज हो रहा होगा, कुछ तो चेंज हो रहा होगा। किसमें चेंज आ रहा है? हमारे कलर में। डिफिनेशन देखो, certain chemical reaction are characterized by a change in the color of the reactant। यानी ये रिएक्टेंट जो है उसके अगेंस्ट हमारा कलर चेंज हो जाता है। जब प्रोडक्ट बनता है तो हमारा इसमें कलर चेंज होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे रिएक्टेंट में कुछ और कलर है, प्रोडक्ट में कुछ और कलर जाके हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया? हमारा चेंज इन कलर हो रहा है, ठीक है। तो देखो ये आयरन है ना, क्या है? आयरन। ये क्या है हमारा? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो कि किस कलर का होता है? ब्लू कलर का, ब्लू सॉल्यूशन। जब हम एक बीकर में ब्लू सॉल्यूशन, या फिर जब कोई हम ट्यूब में ब्लू सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें जब आयरन नेल डालते हैं, कील डालते हैं, तो क्या होता है? उसका कलर चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो Fe है SO4 के साथ बॉन्ड बना लेता है, FeSO4 प्लस कॉपर बाहर निकल जाता है, ठीक है। कॉपर बाहर निकल जाएगा, ये क्या बना लेता है? हमारा फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट बना लेगा, जो कि किस कलर का होगा? ग्रीन सॉल्यूशन, ग्रीन कलर का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब बताओ ये किस कलर का था? ब्लू कलर का सॉल्यूशन था। जब इसमें आयरन नील गया तो किस कलर का बन गया? ग्रीन कलर का बन गया, ग्रीन। और ये जो कॉपर है वो क्या करेगा? नीचे जाके डिपॉजिट हो जाएगा, और किस? रेड रेड कलर का नीचे जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन, और ये रेड कलर डिपॉजिट कहां से हुआ? ये आयरन नेल से ना, आयरन नेल से वहीं पे क्या हो जाएगा? डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन आपको बेटा समझ में आ गया होगा। पहला हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा हो गया। पहला क्या था? इवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरा क्या था हमारा? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तीसरा क्या था हमारा? चेंज इन कलर। अब हम चलते हैं अपने चौथे पॉइंट पे, कि चौथा और पांचवा, 2 पॉइंट और बचे, टेम्परेचर वाला और स्टेट वाला। वो दोनों समझाने के बाद यहां तक कंप्लीट हो जाएगा, तो चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब देखो हमारा क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। अब जब रिएक्शन करते हैं तो कैसे चेंज होता है, क्या चेंज होता है, ये सब समझ लेते हैं। तो इसका डिफिनेशन देखो, सर्टेन केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पे क्या होता है? केमिकल रिएक्शन करते वक्त इनके टेम्परेचर में चेंज आता है। किसमें बेटा? टेम्परेचर में चेंज आता है। तो रिएक्शन करके देखते हैं। CaO प्लस H2O, रिएक्टेड एरो क्या बनेगा? CaOH का होल ट्वाइस, Ca ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस। यहां पे हीट रिलीज होता है किसके फॉर्म में? एक्सोथर्मिक हीट रिलीज होता है। कौन सा बेटा? यहां पे लिख दे रहा है, हीट रिलीज आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, और ये एक्सोथर्मिक के रूप में अपना हीट रिलीज करता है। एक्सोथर्मिक मतलब प्रोडक्ट कौन सा है? ये प्रोडक्ट के साइड हीट को रिलीज करेगा, तो एक्सोथर्मिक। इंडोथर्मिक भी आपको बताएंगे, ठीक है। अब ये एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक भी हम आपको डीपली बताएंगे। तो पहले बस इतना जानो कि ये क्या करता है? हीट रिलीज करता है किसके फॉर्म में? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के रूप में। बस इस हीट वाले में जानो। अभी हम दोनों आपको बताएंगे कि इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक क्या होता है, क्या आपको डीपली बताएंगे। ओके स्टूडेंट, अब देखो अगला क्या है? चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट क्या है? अ फिजिकल प्रोसेस वेयर मैटर
मूव फ्रॉम द वन स्टेट टू अनदर, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करता है कौन सा हमारा मैटर। कैसे, जैसे मान लो आइस ले लो, आइस क्या है, उसको जब मेल्ट करोगे तो मेल्टिंग हो गया, बॉइलिंग करो फिर इवापोरेट करो, पहले आइस को मेल्टिंग कर लो, लिक्विड बना लो, लिक्विड बनाने के बाद उसे बॉयल करो, गर्म करो, फिर उसके बाद इवापोरेट कर दो, गैस के रूप में बाहर निकाल दो। तो ये चेंज इन स्टेट है। इसमें भी रिएक्शन कर लेते हैं, HCl NH3, इसका रिएक्ट करके ये बनेगा क्या, NH4Cl, ये हमारा होता है चेंज इन स्टेट। देखो इसका चेंज ऑफ स्टेट कैसे हो गया, ये सबसे पहले गैस फॉर्म में है, ये भी गैस फॉर्म में, अब दोनों मिलकर ये सॉलिड बनाया, सॉलिड। तो देखो इसके स्टेट में चेंज आया, पहले तो लिक्विड था लेकिन अब जब प्रोडक्ट बना लिया है तो वो क्या हो गया, सॉलिड स्टेट में आ गया है। तो यही बोला गया है चेंज इन स्टेट, मूव करता है। जैसे मान लो हम वाटर का एग्जांपल दिए थे, यहाँ पे क्या था H2 प्लस O2, ये दोनों क्या थे, गैस थे हमारे। अब यहाँ पे बना क्या, H2O, लिक्विड बन गया। यानी कि स्टेट में चेंज होना चेंज इन स्टेट कहलाता है। मेल्टिंग करो, बॉइलिंग करो, इवापोरेट करो, कुछ भी करो, ये भी आपका हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, उसके बाद ये लेक्चर को यही कंप्लीट करेंगे। और बच्चों क्या ही कर रहे हो तुम लोग, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तुम्हारे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, पंखा बंद किए हैं हम, समझ में, वीडियो बना रहे तुम्हारे लिए, हम पंखा बंद किए हैं, इतना पसीना हो रहा है, देखो पास से देखो, हो रहा है ना बेटा, हम तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं। प्लीज बेटा मेरा भी बात मानो, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एक वीडियो को लाइक करने में क्या ही जाता है तुम्हारा, लाइक करके और बच्चों तक शेयर कर दो, वो भी सब्सक्राइब कर ले। और आपको अच्छा ही तो है, सब्सक्राइब कर लोगे तो पढ़ने को मिलेगा आपके लिए। इतने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल जो है वो सब पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चों के बारे में नहीं सोच रहे। क्या सोच रहे पता है तुम्हें, सोच रहे हैं कि हाँ बच्चे सब समझ लेंगे, यूट्यूब पे वन शॉट सब वीडियो डाल रहे हैं, समझ में, सब इसी तरह वीडियो डाला जा रहा है। लेकिन हम आपके बारे में सोच के ही आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं कि आपको सारा डीपली में हम समझाएंगे, सब कुछ समझाएंगे। यहाँ पे एक भी कुछ भी कंसेप्ट छोड़ेंगे नहीं, छोटे से लेके बड़े तक आपको पूरा कंफ्यूजन आपका दूर करेंगे। और आप लोग हैं बात नहीं मान रहे हैं, चलो छोड़ो, अब इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब बेटा देखो जितना भी बेसिक बात था सारा क्लियर हो गया। अब हमारे एनसीईआरटी में जो इंपॉर्टेंट बात दी गई है वो क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस मतलब क्या होता है, किसी चीज को बैलेंस करना, बराबर करना। तो वही चीज हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। जब हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें बैलेंस तो करना होगा ना, कि अगर रिएक्टेंट ज्यादा हो रहा है तो प्रोडक्ट को बराबर करना होगा, अगर प्रोडक्ट ज्यादा हो गया तो रिएक्टेंट को बराबर करना होगा। तो उसके लिए हमें ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन पढ़ना पड़ता है। तो इसके बाद ये लेक्चर यहीं स्टॉप करेंगे, उसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलो देख लेते हैं सबसे पहले क्या है हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, जो बाहर की साइड गाना बज रहा है उसे इग्नोर करना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वॉज गिवन बाई, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया, लेवेसियर इन 1774। कभी भी पेपर में आया अगर साइंटिस्ट का नाम लिख रहे हो और ईयर लिख रहे हो तो इस तरह किसी और पेन से लिखकर उसे अंडरलाइन करना, ठीक है, या फिर अगर ब्लू पेन का यूज करे तो उसे अंडरलाइन कर देना, ओके, क्योंकि एग्जामिनर का ध्यान यहीं पे जाए जो दिखाना चाहते हो तो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, आप क्लास 9th में पढ़े हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास वो होता है एनर्जी को ना ही हम बना सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो देखो नोट करके यही लिखा गया है, मास इज नाइदर क्रिएट, ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, नॉट डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो हम ना ही एनर्जी को बना सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ओके। अब देखो क्या है, दिस इज नो चेंज इन मास ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। अब बोल रहे हैं मास कभी भी चेंज नहीं होता, किसमें, केमिकल रिएक्शन में। तो देखो इसको सबसे पहले हमें क्या करना है, हम बैलेंसिंग सिखा रहे हैं तुम्हें, बैलेंसिंग कैसे होता है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितना है, सबसे पहले हमें ये बताओ बेटा, इधर वाला ये दोनों क्या है हमारा, मैम अभी तो बताइए मुझे, इतने भुलक्कड़ थोड़े हैं, रिएक्टेंट है, ये क्या है हमारा, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है, ओके बच्चा। अब देखो इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर हाइड्रोजन तो 2 दिख रहा है लेकिन ऑक्सीजन 2 नहीं दिख रहा है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें आगे क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा।
अब सोच रहे होगे कि मैम इधर क्यों दो लगाई, आप यहाँ पे लगा सकती थी। ऐसा नहीं होता, कभी भी मॉलिक्यूल बढ़ाना होता है तो हम आगे के साइड बढ़ाएंगे। अब देखो ऑक्सीजन 2 हो गया, और बोलोगे हाइड्रोजन भी तो 4 हो गया। अब हाइड्रोजन देखो इधर कितना 2 है, इसको 4 बनाने के लिए 2 यहाँ लगाना पड़ेगा। अब देखो ये बराबर हो गया है, ये इक्वेशन, ये जो इक्वेशन दिया गया है वो बैलेंस हो गया है। तो यही हमारे बता रहे थे लवेसियर, क्या बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी कि हमें बैलेंस करना पड़ेगा। किसी भी इक्वेशन को हमें बैलेंस करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि अगर मान लो कुछ भी तुम सामान भी अगर मार्केट में लेने जाते हो तो तौल के दिया जाता है, अगर ज्यादा होता है तो निकाल दिया जाता है, निकाल लिया जाता है। तो उसी तरह इसमें भी बैलेंस करना होता है, अगर ज्यादा होगा तो निकाल भी लिया जाएगा। समझ में आया? तो ये किया जाता है। हमारा टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जितना होगा उतना ही हमारा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट भी होना चाहिए। देखो अब हाइड्रोजन 4 है, इधर भी हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन इधर भी 2 है, यानी कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट भी बराबर है, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट भी बराबर है। अब हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता क्या है, डिफिनेशन अगर पूछ दिया जाए तो पेपर में लिख कर कैसे आओगे। तो देखो, अ केमिकल इक्वेशन हैविंग एन इक्वल नंबर होना चाहिए ऑफ एटम, एटम का इक्वल नंबर होना चाहिए ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या होना चाहिए, केमिकल रिएक्शन का रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों बैलेंस होना चाहिए, हमारा मास एक बराबर होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, ऑफ द इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और यही क्या कहलाता है, हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाता है कि हमारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों क्या हो, बैलेंस हो, दोनों साइड हमारा बैलेंस हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर बेटा ये समझ में आ गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और रेड कलर का आइकन दिख रहा होगा उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जितने भी वीडियो हम डालें सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। क्या रहेगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर, हम आपको बता देते हैं कि अब देखो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन तक सब कुछ जान गए कि हमें टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एंड टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट बराबर करना होता है, तो इसीलिए हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन पढ़ते हैं। तो अब देखो ये समझा दिए, अब आता है क्वेश्चन की बारी, हम बैलेंस कैसे करेंगे। कोई भी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड दिया हो, हमारा इक्वेशन दिया हो, तो हम किस तरह बैलेंस करेंगे, किसको, हमारे इक्वेशन को। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय।